जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द बेसिक हमने समझ लिया है अकाउंटिंग के बारे में क्या है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड ऑल। अब हम लोग गैप पे आ जाते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये देखो, अकाउंटिंग को भी करने का, तो अकाउंटिंग हमने बोला कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब हम लोग को पता है हर कंट्री के अपने अपने लैंग्वेज हैं, तो अकाउंटिंग भी जो ये जो लैंग्वेज है ना, ये भी हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज। तो सर हर कंट्री की अपनी अपनी है, तो वैसे ये गैप जो है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये एक सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज ही है या एक रूल्स है। इस रूल्स को फॉलो करके हम लोग को अकाउंटिंग करना होता है। हर कंपनी को जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड द गैप, generally accepted accounting principles. Now this gap, generally accepted accounting principles, is country specific. सॉरी, हर कंट्री का अपना अपना गैप है, ऐसा नहीं कि एक ही गैप हर कंट्री में फॉलो होता है, ठीक है। Now generally accepted accounting principles incorporate the consensus at particular time as to which economic resources and obligation should be recorded as assets and liabilities by financial accounting, which changes in assets and liabilities should be recorded, and these changes are to be recorded, how the assets and liabilities and changes in them should be measured, what information should be disclosed, and which financial statements should be prepared। तो आपको जो एंटायर अकाउंटिंग का जो बेस है ना, ये गैप दे रहा है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है एक तरह से आपको फ्रेमवर्क दे रहा है। ये गैप जो है ये पूरी तरह से बता रहा है कि आपको अकाउंटिंग में किस चीज को मेजर करना है, कौन से एसेट को रिकॉर्ड करना है, कौन सी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, किस एसेट को अगर चेंज हुआ है, कुछ चेंजेस होते हैं ना एसेट में या लायबिलिटीज में, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, किसको इग्नोर करना है, कुछ जो हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं या डिस्क्लोजर है कैसे करना है, वो सारी चीज गैप हम लोग को बताता है। नाउ हर कंट्री का अपना अपना गैप है, जैसे मैंने ही बताया। अभी हर कंपनी को जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, दे शुड फॉलो दिस गैप। क्यों फॉलो करने की जरूरत है, ये कल भी मैंने बताया था। क्योंकि हर कंट्री अभी मार्केट, मैंने हर कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन, इन लोग क्या करते हैं, मार्केट से कैपिटल रेस करते हैं, मार्केट से कैपिटल उठाते हैं ना। वी हैव दिस एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एज वेल एज बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब है ना हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनीज हैं उन लोग अपने शेयर्स इशू करते हैं और मार्केट से पैसे उठाते हैं। तो मार्केट से जब पैसे उठाते हैं, तो तुम सोचो एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं क्या सोचूंगी, जब मुझे पैसे लगाने हैं तो कंपनीज मार्केट से कैसे पैसे रेस करेंगी, कंपनीज शेयर मार्केट में शेयर इशू कर रही हैं, और इन्वेस्टर मार्केट में फंड इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे पास जब पैसे जमते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो मैंने बैंक में रख दिया, एलआईसी में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, ये कोई फंड में इन्वेस्ट किया। तो वैसे ही कैपिटल मार्केट भी एक जगह है इन्वेस्टमेंट करने की, तो हम वहां पे फंड इन्वेस्ट करेंगे। तो एज एन इन्वेस्टर आप सोचोगे नहीं कि भाई कहाँ पे पैसे लगाने हैं मुझे, इतनी सारी कंपनीज है, लाइक आप एग्जांपल ले लो, टाटा पावर है, लार्सन एंड टुब्रो है, देन टाटा स्टील है, आईटीसी है, इतने सारी कंपनीज है। अब इन कंपनीज में जब हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, अगेन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई किस में इन्वेस्ट करें। देयर आर, ये सब क्या हो गया मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, किस में इन्वेस्ट करना सही होगा। उसके लिए मुझे तो देखना पड़ेगा सबको, सारे जो जितने भी कंपनीज हैं, आप ले लो 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं देखूंगी, इनको अप्रेस करूंगी, मतलब इनको पास्ट मेजर करूंगी। यस, इनके पास्ट पास्ट परफॉर्मेंस, हिस्ट्री। इनके पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह को देखेंगे। तो वो हम कैसे देखेंगे पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह को, अभी ये कंपनी अपने नियम से रख रहा है अकाउंटिंग, ये कंपनी अपने नियम से, तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर या स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होना चाहिए। देयर हैज टू बी सर्टेन स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। अगर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड रहेगा तो मेरे लिए मेजर करना सब सही रहेगा। एक स्टैंडर्ड अगर रहेगा तो स्टैंडर्ड में मैं सब कुछ को मेजर कर पाऊंगी। सब कोई का अगर सब कोई एक ही गैप फॉलो कर रहा है, एक ही नियम फॉलो कर रहा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देन इट इज वेरी इजी फॉर मी टू कंपेयर दिस कंपनी विद दिस कंपनी विद दिस एंड दिस। सब अपने अपने नियम फॉलो करेगा तो एक इन्वेस्टर कैसे मेजर करेगा,
How will I assess the performance of any company? Because every company is following their own gap. Then it is not possible na. Every company must follow the same principles, same rules follow करना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे. क्लियर है? तो इसी वजह से हर कंट्री में अपने अपने गैप को दिया कि अपने अपना गैप है, बिकॉज इन्वेस्टर्स, इट इज ओनली मेनली फॉर द इन्वेस्टर्स, सो दैट इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स कैन assess the performance, और मैं बोल सकती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी मोर स्टैंडर्डाइज्ड. ये सारे कुछ रीजन हैं जिसके कारण गैप का यूसेज इतनी इम्पोर्टेंट है, या इतना जरूरत है गैप की. ठीक है, गैप की इतनी ज्यादा जरूरत है. अब देखो, गैप तो हो गया हमारा कंट्री स्पेसिफिक, बट गैप इज अगेन कंट्री स्पेसिफिक. ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को पता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब बहुत कॉमन है इन कैपिटल मार्केट. अभी वी ऑल नो दैट every कंपनी इज ऑपरेटिंग एट एन इंटरनेशनल लेवल. हर कंट्री जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही है. मतलब वी नो दैट नाउ वी आर ऑपरेटिंग एट अ ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट. हम लोग ग्लोबल विलेज बोल सकते हैं इसको, मैं ग्लोबल मार्केट बोल सकती हूँ. सो इट इज ऑल्सो कॉमन फॉर एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट. ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट भी बोल सकते हैं हम, तो ग्लोबल ही है ना, ग्लोबल एक्सेस है. फंड इज एक्सेसिबल ग्लोबली नाउ. कोई भी कंपनी किसी भी स्टॉक मार्केट में शेयर मैंने इशू कर सकती है, कैपिटल रेज कर सकती है. अभी तो जो कॉन्सेप्ट है ना कंट्री स्पेसिफिक या डोमेस्टिक मार्केट में ही ऑपरेट करेगा, ऐसा तो नहीं है. इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज है, सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, जापान में अपने इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज है. और ये जरूरी नहीं कि इंडिया की कंपनी इंडिया में ही ऑपरेट कर रही है, बाहर भी ऑपरेट कर रहे हैं हम. और बाहर की इतनी सारी विदेशी कंपनी, वी हैव डिफरेंट कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब हु आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया. उन लोग भी तो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना. तो क्या हो गया, अब एफडीआई, एफआई, दिस आर वेरी कॉमन फेनोमेना. तो अभी क्या हो गया, ये कंट्री स्पेसिफिक जो गैप है ना, country specific gap is now being replaced by IFRS, International Financial Reporting Standard. This is on the way. International Financial Reporting Standard में क्या होगा, ग्लोबली आप ले लो जितनी भी कंपनीज हैं, ग्लोबली जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारों को IFRS फॉलो करना होगा. दे नीड टू फॉलो द IFRS इंस्टेड ऑफ गैप. एंड ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने कंट्री में IFRS को फॉलो कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया. यूएस में भी मैक्सिमम कंपनीज ने कर लिया, इंडिया भी करना शुरू करेगी. तो गैप भी अब रिप्लेस होने वाला है. हर कंट्री का अपना अपना गैप जो है वो रिप्लेस होके IFRS में हो जाएगा. बट हाँ, गैप मतलब क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो प्रिंसिपल्स जो है वो ये इन प्रिंसिपल से ही कुछ लिया जाएगा जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होगी, और सब जगह पर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो जाएगा. एक ही प्रिंसिपल्स रहेगा जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरीवन मस्ट फॉलो. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू? मैम एफडीआई, एफआईआई এগুলো কি ক্যাপিটাল মার্কেট না? এফডিআই হচ্ছে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট. এটা কি হচ্ছে দেখো, মার্কেটে বা নর্মালি আমাদের এখানে ট্রেডে, ক্যাপিটাল মার্কেটে নিয়ে নাও, বাইরে থেকে তো যে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার্স আছে, বাইরের যে ইনভেস্টার্স আছে বা ফরেন ইনভেস্টার্স আছে, ওরা তো এখানে ইনভেস্ট করছে. যেরকম रिटेल में कितने सारे स्पेंसर्स वगैरह तो सब बाहर के हैं. ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज, कैश एंड कैरी सब जर्मनी का है, तो सब बाहर की कंपनीज तो आके हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है ना. ऐसे ही हमारे कंट्री का भी कुछ लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करता है. तो एफडीआई, एफआईआई, दिस इज कॉमन, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कॉमन. अभी ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, हमारी कंट्री का ही इन्वेस्टमेंट रहेगा, ऐसा नहीं है. ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कॉमन. क्लियर है? समझ आया? यस मैम. आगे बढ़ती हूँ मैं. अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन प्लीज. IFRS हु इज मॉनिटरिंग दिस पार्ट? जैसे गैप मॉनिटरिंग करते हैं कैपिटल मतलब कंट्री,
ओन कंट्री अपना अपना गैप होता है जैसे आपने मेंशन किया है, बट IFRS कौन मॉनिटर करता है? देखो, द IFRS फाउंडेशन मॉनिटरिंग बोर्ड, IFRS का फाउंडेशन मॉनिटरिंग बोर्ड है. द मॉनिटरिंग बोर्ड कंसिस्ट ऑफ कैपिटल अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. नॉर्मली हम लोग ये जान लो कि सभी चीज़ें जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो आप ज़्यादातर चीज़ें यूएस से होती हैं. ठीक है, ये आप लोग को IFRS का पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट में मिल जाएगा. आप लोग के सिलेबस में नहीं है, स्टिल मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ क्योंकि इन फ्यूचर IFRS आना चाहिए. ये देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेटअप सेट कॉमन रूल्स सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल अराउंड द वर्ल्ड, आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. They specify how companies must maintain and report their accounts, defining types of transaction and other events. ये देखो, नॉर्मली जो भी इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें होती है वो यूएस से ही मॉनिटर होती है. ये देखो, IFRS are used in at least 120 countries as of 2020, including those in European Union and many Asia and South America. But the US uses GAAP. US अभी तक लेकिन GAAP ही यूज कर रहा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. स्टैंडर्ड IFRS रिक्वायरमेंट, बैलेंस शीट. आगे देखो, ये सब चीज़ें हम लोग भी मेंटेन करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट, ये सब हम लोग नॉर्मली भी मेंटेन करते हैं, अपना कंट्री स्पेसिफिक है. अच्छा, IFRS originated in the European Union with the intention of making business affairs and accounts accessible across the continent. अच्छा, IFRS का वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग को क्लियर पता चल जाएगा कि अभी कौन. Although the US and some other countries don't use IFRS, most do and they all spread around the world. ऑस्ट्रेलिया इसको फॉलो कर रहा है, इसके बारे में मुझे पता था, उन्होंने अपडेट कर लिया है. That goal isn't fully been achieved. In addition to the US using GAAP, Canada uses a variant of GAAP and still other countries. Actually बहुत सारी कंट्रीज ने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है, इसलिए इतना ज़्यादा. ये यूरोप से स्टार्ट हुआ था इसका. ये IFRS की वेबसाइट है, इसको लेके नेक्स्ट डे पूरा डिटेल्स देखेंगे. IFRS, इसमें पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. That means गैप में जो जो चीजें फॉलो किया जाता है IFRS में भी सेम पैटर्न है, राइट? सेम पैटर्न है, बस क्या होता है कहीं कहीं पे, जैसे ये क्या है, ग्लोबल एक एक्सेप्टेंस वाली चीज हो गई. जैसे हमारे यहाँ पर 5 पॉइंट है, सपोज देख लो, मैं बेसिक समझा दे रही हूँ एकदम बहुत इजीली. जैसे हमारी कंट्री में कुछ 5 चीजें अच्छी है, गैप में 5 चीजें अच्छी है, यूएस में 8 कुछ चीजें अच्छी है, यूरोप में 6 चीजें कुछ पॉइंट है गैप में. अब इनमें से कॉमन कुछ अच्छी चीजें, जैसे 4 कुछ कॉमन चीजें निकल आई जो यहाँ से भी अच्छी है, यहाँ भी अच्छी है, यहाँ भी अच्छी है, तो वो कॉमन को लेकर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया. मतलब ऑप्टिमम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ग्लोबली ये 4 पॉइंट सबके लिए अच्छे हैं, सबके लिए एक्सेप्टेड है, उसको फिर हम लोग ग्लोबल एक्सेप्टेंस दे देते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड दे देते हैं. तो IFRS भी वही है, गैप का ही एक्सटेंडेड वर्जन है. हर कंट्री अपने अपने स्पेसिफिक गैप फॉलो कर रही है, बट उनमें से जो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं या बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको निकाल के IFRS बना है. समझ आया? आगे बढ़ूं क्या? यस श्योर. ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग गैप का जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में जो यूज हो रहा है गैप. इसमें फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम किसको बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि ये जो बिजनेस है, सपोज ये मैं हूँ और ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, बट बोथ हैज गॉट सेपरेट आइडेंटिटी. जैसे ये कंपनी है, XYZ एक कंपनी है, तुम बोलोगी तो आपकी कंपनी, मेरी कंपनी है, बट मैं अलग हूँ, मेरी एंटिटी अलग है, मेरा एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, और ये जो हमारा बिजनेस है इसका एक सेपरेट एंटिटी है. ये दोनों का सेपरेट एंटिटी. इसका मतलब क्या हुआ, मैं एज एन ओनर, मैं ओनर हूँ, लेकिन स्टिल आई एम डिफरेंट विद अलॉन्ग विद माई कंपनी. आई एम नॉट द सेम एज दैट ऑफ माई कंपनी, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई कंपनी. अब देखो, एज एन ओनर अगर मैं कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करती हूँ, मैं सपोज 5 लाख या 10 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, अपने बिजनेस को दिया, XYZ इन्वेस्ट किया.
अब XYZ जो कंपनी है इसके लिए ये जो कैपिटल है ना, ये XYZ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी है, इसी वजह से इसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि मैं अलग हूं, मैं एज एन ओनर अलग हूं, ओनर अलग है, कंपनी अलग, ओनर और कंपनी अलग अलग है, इसी वजह से ओनर जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में उसको बोलता है लायबिलिटी। कंपनी के लिए, XYZ कंपनी के लिए ये लायबिलिटी, ठीक है, समझ आया? ये हो गया हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें थ्योरी में बहुत कुछ है, आप लोग पढ़ लेना। नाउ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि जो भी चीजें हम लोग पैसे से मेजर कर सके, आप बोल, गुड, आप बोल, नहीं नहीं नहीं, ठीक। देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि जो भी चीजें पैसे से मेजर कर सके, या इवन अगर पैसे से मेजर नहीं भी कर सके, हम लोग को उसको पैसे से ही मतलब क्या होता है रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। कोई भी चीज की वैल्यूएशन जो है उसका डिनोमिनेशन या उसको क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट करना है ना बुक में। जब मुझे कोई भी चीज का लिखना है इसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू को हम कैसे मेजर करेंगे? ऐसे मैं बोल नहीं सकती ये बहुत अच्छा है, ट्रेडमार्क है मेरा, तो ट्रेडमार्क का भी वैल्यूएशन हमको इन टर्म्स ऑफ मनी निकालना पड़ेगा। गुडविल है तो गुडविल का भी वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ मनी निकालना पड़ेगा। तो money serves as a common denominator in measuring this transaction. So in financial accounting, a record is made only of information that can be expressed in monetary terms. तो मनी मेजरमेंट यही बता रहा है कि हर एक चीज को जिसको भी हमको रिकॉर्ड करना है उसको हम लोग को पैसे के टर्म में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो चीजें पैसे से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मॉनेटरी हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। However, the money measurement concept give rise to the following limitations. Non-monetary events and transactions, however important, which cannot be expressed in terms of money, are to be excluded from accounting. क्या होता है मनी मेजरमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि जो चीजें नॉन मॉनिटरी हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या रिकॉर्ड में नहीं लिख सकते। कभी कभी नॉन मॉनिटरी इवेंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैज इट्स ओन लिमिटेशन, ठीक है, इसका भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे एक हो गई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से पैसे का जो परचेसिंग पावर है वो घट जाता है, तो वो कभी कभी हम लोग को इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जो करना है वो नहीं कर पाते अकाउंटिंग में, ठीक है। हमने तो अकाउंटिंग में लिखा इतना रुपया आया, इतना रुपया देना था, हमने सब चीज लिखा, बट वहां पे कभी कभी कोई साल में ग्रोथ अच्छी हो गई, कोई साल इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सबसे आसान है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है, एक जो कंपनी स्टार्ट हुई है इट विल कंटिन्यू टू सर्वाइव, ये चलते रहेगी। गोइंग कंसर्न मान के चल रहा है कि कंसर्न जो है वो चलने के लिए इट विल कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर्स। कोई आया मेंबर, कोई चला गया मेंबर, कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगी। कोई मेंबर डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर ज्वाइन किया कंपनी में, कोई डायरेक्टर छोड़ के चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड से ही मैचिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। अकाउंटिंग पीरियड क्या बताता है, हम लोग एक पीरियड फॉलो करते हैं एक साल का, जिसको हम लोग फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं फाइनेंशियल ईयर। वो हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है, इन लोग का हो गया कैलेंडर। एक हो गया फाइनेंशियल ईयर, एक हो गया कैलेंडर, ओके। डुअल एस्पेक्ट, ये मैंने अभी आप लोग को बताया कि हम लोग जहाँ पर डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो डुअल एस्पेक्ट में यहाँ दिया हुआ है ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब है, इसका मतलब क्या बता रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट बताता है ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन।
अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है हम लोग का, लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है हमारा, लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स। ये होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा? बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हमारा लायबिलिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू एसेट। अब लायबिलिटीज में क्या होता है, ओनर्स कंट्रीब्यूशन, ओनर्स कंट्रीब्यूशन प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। ठीक है, समझ आया? अब आ गया रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो रेवेन्यू है वो किस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने रिकॉग्नाइज किया। मतलब मेरे पास आया तो मुझे अपने बुक्स में उस हिसाब से मेंटेन करना ना, उस हिसाब से मुझे लिखना पड़ेगा। तो एक होता है रेवेन्यू, मतलब हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं तो हम उसको कब रिकॉग्नाइज करें। एक होता है जब मुझे ऑर्डर मिला, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस, जैसे ऑर्डर मिला, स्टेज ऑफ कमेंसमेंट एंड एटसेट्रा। तो at which time one should say that revenue is recognized. The realization concept remove the ambiguity on this point. Realization concept क्या बोलता है, पैसे जिस वक्त आए, रियलाइज हुए, उसी टाइम हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पैसे नहीं आए तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। बट हम लोग एक्चुअल कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि हम लोग टू बी रिसीवेबल है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या, हम लोग जिस दाम में कोई सामान को खरीदे हैं, जिस भी दाम में खरीदे, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, उस कॉस्ट को हम लोग लिखते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज यूज बिकॉज ऑफ द इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व इन द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वोलेटाइल है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसलिए यूज किया जाता है कि जिस दाम में हमने खरीदा उस दाम को हम वहां पर लिखें, अपने बुक में उसी दाम को मेंशन करेंगे। इससे क्या, जो वोलेटिलिटी है मार्केट प्राइस की, क्या होगा नहीं होगा, बढ़ेगा घटेगा, उससे हम लोग दूर हैं। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को आज नहीं करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट को छोड़ देती हूँ आज मैं।